नमस्कार बच्चों, मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने ये बताया था कि आधे दिन में पूरे पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति कैसे कहें, उसके रिस्पॉन्स में मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले। लेकिन साथ में बहुत से बच्चों ने ये क्वेरी भी भेजी कि हमारा हिंदी का प्रश्न पत्र पूरा नहीं हो पाता, हमारा पेपर अक्सर छूट जाता है, तो हम उसे किस तरह से अटेम्प्ट करें, कैसे अपना पेपर करें कि हमारा पेपर छूटे नहीं। तो बच्चों, यह कोई नई बात नहीं है। हम हर वर्ष ऐसा सुनते हैं कि अक्सर बच्चे जब परीक्षा भवन से बाहर आते हैं तो वे यही शिकायत करते हैं कि पेपर तो आता था मगर पूरा करने का समय नहीं बचा, समय ही नहीं था कि मैं आते हुए भी ये वाले प्रश्न कर पाती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सही ढंग से परीक्षा के वे 3 घंटे नियोजित नहीं कर पाते, उन 3 घंटों का आप सही सदुपयोग नहीं कर पाते। किसी एक प्रश्न पे बहुत अधिक समय लगा देते हैं तो किसी दूसरे प्रश्न के लिए समय ही नहीं बचता। यह आपको ऐसी गलतियों से बचना है और साथ ही आपके पेपर का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन कैसा हो कि आपको 100 में से 100 अंक भी मिल पाए। बहुत से बच्चे ऐसा समझते हैं कि हिंदी में 100 में से 100 अंक आना बड़ा कठिन है। कठिन भले ही हो, असंभव नहीं है। तो उसके लिए आपको सही तरीके से पेपर को करना होगा, क्योंकि जब आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षक के सामने आपका चित्र, आपकी फोटो नहीं होती, आपका पेपर ही उसके सामने एक छवि प्रस्तुत कर देता है कि ये छात्र या ये छात्रा किस तरह के हैं, होशियार हैं या नालायक हैं, और उसी के अनुरूप ही परीक्षक का हाथ चलता है नंबर देने में। उसका हाथ खुल जाता है और वह अच्छे नंबर देता है यदि आपका प्रस्तुतिकरण जबरदस्त। तो ऐसा प्रस्तुतिकरण कैसे रखें, अपने समय को किस तरह से हम बांट करके चलें कि हर प्रश्न के लिए हमें समय मिले, साथ ही पुनरावृत्ति के लिए, एक बार पुनः देखने के लिए हमारे पास कुछ समय बच जाए। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से यदि हिंदी के पेपर में आपका हाथ रुका, समझो पेपर छूटा। क्यों? क्योंकि पेपर काफ़ी लंबा होता है। यह प्रश्न पत्र लगातार लिखने वाला प्रश्न पत्र है, लेकिन सोच समझकर। जब आप एक बिंदु लिख रहे हैं तो इतने में दिमाग में अगला बिंदु पहले से तैयार रहना चाहिए कि अब हमें आगे क्या बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। तो यह तभी हो सकता है यदि आप भरपूर अभ्यास करें। जिस तरह से मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ, यदि आप उस प्रकार समय का नियोजन करके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो परीक्षा में अवश्य ही आपका प्रश्न पत्र पूर्ण हो जाएगा और आपके लिए समय की कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि यह सोच समझ करके इस समय निर्धारित किया गया है। जितना समय है उसी के अनुरूप ही प्रश्न पत्र की लंबाई रखी जाती है। परेशानी सिर्फ तब होती है जब बच्चे किसी एक प्रश्न पर बहुत अधिक समय लगाते हैं और दूसरे के लिए समय कम बचा लेते हैं, या फिर हड़बड़ी में वे परीक्षा में बैठे हुए उन प्रश्नों को देख ही नहीं पाते जो उसके अंदर लिखे हुए हैं, और परीक्षा भवन से बाहर आते ही उन्हें लगता है हाँ ये तो मैं आता था, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो इस तरह की समस्याएं आम हैं, ये हम हर वर्ष अनुभव करते हैं। और इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। आइए पहले जान लेते हैं प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु प्राप्त जो 15 मिनट होंगे उनका सदुपयोग कैसे किया जाए। उसमें सबसे पहला है, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर इसी दौरान ही छांट लिए जाएं। यदि आप चाहें तो पेंसिल से प्रश्न पत्र के ऊपर ही निशान भी लगा सकते हैं ताकि आप
जैसे ही लिखने का समय प्रारंभ हो तो आप उनके उत्तर तुरंत लिख पाएं। और दूसरा है अपठित काव्यांश के दोनों विकल्पों के प्रश्नों को देखकर आसानी से करने योग्य काव्यांश को निर्धारित करना, क्योंकि इतना समय तो नहीं होगा कि आप काव्यांश का पूरा पढ़कर उसका अर्थ समझ पाएं। तो इसीलिए इन 15 मिनट के दौरान आप केवल यह अवश्य देख सकते हैं कि दिए गए दोनों विकल्पों में से आपको करना कौन सा है। और तीसरा है विकल्प युक्त प्रश्नों में से ये सुनिश्चित करना कि कौन सा प्रश्न हल करना है और कौन सा नहीं। जैसे आपके पास 4 साहित्यिक परिचय होंगे, उन 4 साहित्यिक परिचयों में से कौन सा आपने परीक्षा में करना है, उस पर निशान लगा सकते हैं। ऐसे ही विकल्प युक्त प्रश्नों में कौन से वाले आप कर सकते हैं और कौन से आपको छोड़ने हैं। तो इस बात का निर्धारण भी इन्हीं 15 मिनटों में ही हो सकता है। अगला है उत्तर पुस्तिका में हाशिए खींचने में समय व्यर्थ करने की अपेक्षा केवल हाशिए जितना हिस्सा मोड़कर तह प्राप्त कर लेना। बहुत से बच्चे इस काम में बहुत समय व्यर्थ करते हैं, जबकि यह ना करके आपको सीधे उस जगह पर थोड़ा सा पेज मोड़ना है और उस पर तह बन जाएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इतना हाशिया छोड़ना है। और यदि पूरा पेपर खत्म होने के बाद आपके पास समय बचे तो आप भले ही बाद में हाशिए लगाने का, अंडरलाइन करने का ये काम कर सकते हैं। अगला है इस बात पर अवश्य ध्यान देना कि अपठित गद्यांश कहीं रचनात्मक लेखन के किसी विषय से संबद्ध तो नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपठित गद्यांश में कोई ऐसा विषय ले लिया जाता है जिससे मिलता जुलता कोई विषय रचनात्मक लेखन में हमसे पूछा गया होता है। यदि ऐसा हो तो बहुत से बिंदु हमें वहाँ पर लिखने में मदद कर सकते हैं। तो यदि ऐसा है तो इस बात का लाभ भी उठाया जा सकता है, और यह बात भी हमें इन्हीं 15 मिनटों में ही सोच लेनी है, देख लेनी है। ये अब देखते हैं 100% अंक पाने हेतु सूत्र यानी टिप्स क्या हैं। तो इसके लिए एक बात मैं बता दूं कि बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हिंदी जैसे विषय में 100% अंक आना तो असंभव है, किंतु यह एक गलत धारणा है। गत वर्ष कई बच्चों ने 100 में से 100 अंक ला करके दिखा दिए और यह सिद्ध कर दिया कि हिंदी जैसे साहित्यिक विषय में भी 100% अंक पाए जा सकते हैं। किंतु उसके लिए ध्यान क्या रखना होगा? सबसे पहली बात, प्रश्न संख्या सदैव वही लिखें जो प्रश्न पत्र में हो, भले ही आप उसे किसी भी क्रम में कर रहे हो। बहुत बार क्या होता है, बच्चों को यदि क्रम अनुसार प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो वे 12वें नंबर वाला साहित्यिक परिचय पहले स्थान पर कर देते हैं और अपने उत्तर पुस्तिका में उसका क्रम संख्या लिखते हैं 1, जिससे कि परीक्षक को बहुत अधिक परेशानी होती है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका जांचने वाले परीक्षक को जो अंक अंदर देने होते हैं वही के वही अंक बाहर पहले पेज पर भी चढ़ाने होते हैं और उसी क्रम अनुसार चढ़ाने होते हैं जिस क्रम में वह प्रश्न है। तो यदि आपने प्रश्न पत्र से अलग प्रश्न का संख्या डाल दी तो ऐसे में उसे अवश्य परेशानी होगी और परीक्षक परेशान होकर के उसका असर आपके अंकों पर ही डालेगा। तो इसीलिए एक तो क्रम का ध्यान रखें, दूसरे एक खंड के प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर लिखें। यानी आपकी परीक्षा में 3 खंड हैं, खंड क, खंड ख और खंड ग। कोशिश तो यही हो कि आप क्रम अनुसार ही पूरा का पूरा पेपर करें, और यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसका स्थान छोड़ते हुए आगे बढ़ें। परंतु यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि प्रारंभ वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको दिक्कत आएगी, तो ऐसे में आप कोई भी एक खंड प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु एक खंड के प्रश्नों के उत्तर सभी एक ही स्थान पर हों। अगला, मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन अवश्य करें। चौथा बिंदु, जहां तक संभव हो प्रत्येक प्रश्न के अंकों के अनुसार उसमें वैल्यू पॉइंट्स का ध्यान रखें।
क्योंकि यदि मान लीजिए 2 अंक का प्रश्न है और यदि आपने 2 वैल्यू पॉइंट्स दिए तभी 2 अंक पा पाएंगे, अन्यथा आपके नंबर कट जाएंगे। और इसी प्रकार यदि प्रश्न में 2 भाग हैं तो आपको दोनों ही भागों का उत्तर अवश्य देना है। यह गलती प्रायः अपठित गद्यांश के प्रश्नों में बच्चे करते हैं, जहां पर एक ही प्रश्न में 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और वे जल्दबाजी में एक प्रश्न का उत्तर देना ही भूल जाते हैं, तो ऐसे में अंक कट सकते हैं। अगला बिंदु है समय सीमा व शब्द सीमा को अवश्य ध्यान में रखें। बच्चों, आप याद रखिए, यदि परीक्षा में आपसे 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखने को कहा गया है तो ज्यादा से ज्यादा 1 पेज भरा जाएगा। इससे ज्यादा बड़ा लिख देने से, लंबा लिख देने से आप अपने ही समय की बर्बादी कर रहे हैं। और ऐसे में आप ये सोच करके चलिए कि 4 अंक के प्रश्न में से कोई भी परीक्षक आपको 5 अंक कभी नहीं दे सकता, परंतु यदि आपका गलती से कोई उत्तर छूट गया तो उसके अंक तो कटने अवश्यंभावी हैं। अगला, फीचर अथवा रचनात्मक लेखन बिंदुओं में न लिखकर अनुच्छेद में लिखें। बच्चे ज्यादातर 5 अंक का रचनात्मक लेखन होता है तो 5 पॉइंट्स डाल देते हैं, 5 बिंदु लिख देते हैं, जबकि यह बिंदुओं में ना होकर के पैराग्राफ में, अनुच्छेद में होना चाहिए। और अगला बिंदु है प्रश्नों के उत्तर यथासंभव शीर्षक में लिखकर विस्तार दें। यानी मान लीजिए आपको चरित्र चित्रण करना है, 4 अंक का प्रश्न है तो 4 हेडिंग्स डालिए और हर हेडिंग को आप थोड़ी थोड़ी डिटेल पाठ की समरी में से, पाठ के सार में से ही देते चले जाएं, तो आपको 4 के 4 अंक मिलने संभव है। परंतु यदि आप पैराग्राफ में लिखेंगे उसमें हो सकता है कोई आपका मूल्य अंक, वैल्यू पॉइंट कम रह जाए तो उसमें नंबर भी कट सकते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि आप परीक्षा में समय नियोजन किस प्रकार से करें कि आपका पेपर छूटे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वहाँ पर अपना प्रश्न पत्र पूरा करने का समय पर्याप्त मात्रा में मिल पाए। तो इसके लिए आप ये जानते हैं कि आपकी परीक्षा 3 घंटे की होती है। 3 घंटे का अर्थ 180 मिनट, और 15 मिनट आपको प्रारंभ में प्रश्न पत्र पढ़ने के नाम के दिए जाते हैं। यदि आपने प्रारंभ वाले उन 15 मिनटों का सदुपयोग कर लिया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, तो आप अपने पेपर में बहुत सा समय बचा सकते हैं। और इन 180 मिनट में भी आप ये सोच करके चलिए कि 13 प्रश्न आपको हल करने हैं और ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के लिए कम से कम 1-1 मिनट तो लगता ही है। तो यदि 180 में से ये 13 हम घटा दें, बचे हमारे पास कुल 167 मिनट, 167 मिनट, और 13 से भाग देने पर ये हमारे पास जो औसतन टाइम बचता है वह है 12.8 मिनट। यानी एक प्रश्न के ऊपर हमें 12.8 मिनट का समय मिल रहा है। तो क्या इस प्रकार से हम पेपर को हल करें तो क्या कर पाएंगे? नहीं, ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमें पक्का पता है पेपर में आएंगे ही आएंगे। जैसे कि मैंने लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की, अभिव्यक्ति माध्यम वाले लघु प्रश्नों की जो पिछली वीडियोस बनाई थी, उनमें बताया था कि आपको लघु प्रश्न में से पक्का मिलेंगे और 1-1 अंक का प्रश्न 1-1 पंक्ति में ही देना होता है, तो उसमें हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए। तो उसके लिए ये 12-13 मिनट तो बहुत अधिक है। और इसी प्रकार जो अंतराल के प्रश्न हैं उसमें 13वें प्रश्न के अंदर ही हमें 3 उत्तर देने हैं और 4-4 अंक के 3 उत्तर देने का अभिप्राय हुआ कि 13 मिनट में 3 उत्तर देना तो संभव नहीं है। तो फिर किस प्रकार से हम अपना समय बांट करके चलें कि हमारा पेपर ना छूटे? क्योंकि बहुत से बच्चे यही शिकायत करते हैं कि मैडम पेपर तो आता था परंतु समय ही नहीं बचा, हम लिख ही नहीं पाए, आते हुए भी हमारा पेपर छूट गया। तो ऐसी नौबत आपके साथ ना आए, इसके लिए मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन कर सकती हूँ कि आप कौन से प्रश्न पर कितना समय लगाएं। जैसे आइए देखते हैं
पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश। ये 11 अंक का प्रश्न आता है जिसमें 2-2 अंक वाले 5 और 1 अंक का 1 होता है। तो जो 2 अंक वाला प्रश्न है उसके लिए आपको कम से कम 2 मिनट तो चाहिए, और साथ ही 1 अंक वाला जो शीर्षक का प्रश्न होता है उसमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, वो 1 मिनट में हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप ये सोच करके चलिए कि इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने में आपको 15 मिनट का समय लग सकता है। तो आपने इस प्रकार से अपना अभ्यास रखना है कि 15 मिनट में आप अपठित गद्यांश अवश्य निपटा दें। आगे आती है बात अपठित काव्यांश की। यदि आपने अपने पढ़ने वाले समय में उन 15 मिनटों में यह निर्धारित कर लिया कि कौन से वाला अपठित काव्यांश आपको करना है, तो आप ये देखिए कि 5 अंक के जो 1-1 अंक वाले 5 प्रश्न हैं उन्हें करने में आपको 10 मिनट से ऊपर समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 1 अंक के प्रश्न का उत्तर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 2 पंक्तियों में ही देते हैं। तो ऐसे में 2-2 मिनट के हिसाब से 1-1 प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको 10 मिनट में यह प्रश्न पूरा कर लेना है। आगे तीसरे नंबर पे होता है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन 5 अंक का आता है और करीब करीब आपको 1 पेज भरना होता है। वैसे इसमें 80 से 100 शब्द के लिए कहा जाता है। तो आप यह सोच करके चलिए कि आपको 10 मिनट में इसे अवश्य पूरा कर लेना है, क्योंकि यदि आप बहुत अधिक लंबा लिखने के चक्कर में रहे तो बाकी प्रश्नों के लिए समय कम बचाएंगे। और ऐसे ही जो चौथा प्रश्न है पत्र का, जिसमें एक पत्र प्रायः संपादक के नाम आता है अथवा दूसरा पत्र होता है किसी भी अधिकारी के लिए औपचारिक पत्र। इन दोनों में से आपको एक करना है। यदि आपने प्रारूप की अच्छी तरह से अभ्यास कर रखा है तो आप ये पहले से ही जानते हैं कि प्रारंभ कैसे होगा, अंत कैसे होगा। केवल बीच की कुछ पंक्तियां ही आपको विषय के अनुरूप बदलनी है। तो ऐसे में आप इसे 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर सकते हैं और यह 5 अंक का प्रश्न आपका हो सकता है। और 5वां प्रश्न है अभिव्यक्ति माध्यम के लघु प्रश्न उत्तर। तो यह बात भी साफ है कि 1-1 अंक वाले 5 प्रश्न हैं, तो एक प्रश्न के लिए आपको अधिक से अधिक 2 मिनट का समय लगाना है और 10 मिनट में ये 5 प्रश्न कर डालने हैं। और छठा प्रश्न जो होगा वह रचनात्मक लेखन का होगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला नाटक, कविता या कहानी में से एक प्रश्न होगा, या अथवा फीचर लिखना होगा अथवा समाचार लेखन लिखना होगा। तो जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप यदि नाटक, कविता, कहानी ये तीनों प्रश्न अच्छी तरह से तैयार करके गए हैं तो याद कराया प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप लिख सकते हैं। अन्यथा फीचर बना करके लिखा जा सकता है और समाचार लेखन में सभी 6 के 6 ककारों का ध्यान रखते हुए लिखा जा सकता है। तो 5 अंक के इस प्रश्न के लिए भी आपको 10 मिनट ही लगाने होंगे। तो क और ख खंड, क्योंकि क खंड में पहला और दूसरा प्रश्न है और ख खंड में तीसरे से लेकर छठे प्रश्न तक है। ये दोनों खंड जिसमें आपका 36 अंक का प्रश्न पत्र कवर होता है और इसमें आपके 65 मिनट खर्च होते हैं। और यह आप केवल तभी कर पाएंगे यदि आप अभी से इन प्रश्नों को समय के अनुसार करने की आदत डालें। आइए आगे बढ़ते हैं खंड ग की ओर। खंड ग में 7वें से लेकर 13वें प्रश्न तक आपसे पूछे जाएंगे। 7वां प्रश्न होगा पद्य की सप्रसंग व्याख्या, जो कि 8 अंक का प्रश्न है। बहुत ही सरल और पहले से ही आप जानते हैं कि 4 हेडिंग में हमें यह उत्तर देना होता है। पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। और जिसमें यदि आपको कविता और कवि का नाम अच्छे से पता है तो आप पहचानते ही तुरंत ये लिखते चले जाएंगे, क्योंकि विशेष वाले बिंदु भी आपके भाई फिक्स ही हैं, निश्चित ही हैं, जिन्हें आपने हर एक में लिखना है। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप 15 मिनट से ऊपर नहीं लगाएंगे। अगला है पद्य के प्रश्न उत्तर। ये 2-2 अंक वाले केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं हमें।
और 2 अंक के उस प्रश्न के लिए आप अधिक से अधिक 3 मिनट का समय लगाइए, तो आपके ये दोनों प्रश्न 6 मिनट में खत्म हो सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 9 काव्य सौंदर्य का, जिसमें आपको एक काव्य सौंदर्य देना होता है और ये 4 अंक का है। इसमें आप 3 अंक भाव सौंदर्य के लिए और 3 अंक शिल्प सौंदर्य के लिए यदि रखें तो 6 मिनट में आप यह प्रश्न पूरा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 गद्य की सप्रसंग व्याख्या। इसमें 5 अंक का ये होता है, आपको लिखना वही है सब, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, किंतु ये केवल 5 अंक का है। इसमें बहुत अधिक समय लगाने की गुंजाइश ही नहीं है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इसको खत्म करना पड़ेगा। और प्रश्न संख्या 11 गद्य के प्रश्नोत्तर। ये 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। आपके पास 3 दिए हुए होंगे और 3 में से आपको छांट कर कोई 2 लिखने हैं। 3-3 अंक का एक प्रश्न करना है, तो इसके लिए भी 3 अंक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 मिनट से ऊपर नहीं लगा सकते। तो कुल 10 मिनट में आपको यह निपटाना ही होगा। आगे है प्रश्न संख्या 12 साहित्यिक परिचय। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि केवल 4 साहित्यिक परिचय अच्छे से कर लेने से आपको परीक्षा में 101% एक साहित्यिक परिचय मिलेगा ही मिलेगा। और वो 4 कौन से हैं? प्राचीन कवि तुलसीदास, जयसी, घनानंद और विद्यापति। इन चारों को अच्छी तरह से यदि आपने कर रखा है तो परीक्षा में देखते ही रटा रटाया वही उत्तर फटाफट से लिख देंगे और इसमें आप 10 मिनट से ऊपर लगा ही नहीं सकते। अगला है अंतराल के प्रश्नोत्तर। ये 4-4 अंक के 3 प्रश्न उत्तर हैं। इसके लिए आपको समय चाहिए भी होगा और अंत में पहुंचते पहुंचते आप ये अंदाजा भी लगा पाएंगे कि कितना समय आपके पास बच रहा है। उस तरह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 40 मिनट का समय काफ़ी रहेगा। यदि आप इस तरह से देखें तो खंड ग जो 44 अंक का है, इसके लिए 97 मिनट यहाँ खर्च होते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपके अभी तक 162 मिनट में ये पेपर पूरा होता है, लेकिन ये केवल उसी स्थिति में पूरा होगा यदि आप इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने का पूर्व अभ्यास करेंगे। तो आपके पास जो ये लास्ट में 5 मिनट बचेंगे, ये पुनरावृत्ति किस चीज़ की है? हालांकि इतना लंबा चौड़ा पेपर पूरा पढ़ना तो 5 मिनट में संभव नहीं है, लेकिन ये 5 मिनट इसलिए है कि सिर्फ यह देखने के लिए कि कहीं गलती से आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, कोई अंडरलाइन करने वाला पोर्शन हो और आपने उसे अंडरलाइन ना किया हो, कोई प्रश्न का उत्तर लिखना भूल गए हो जो आपने ये सोचा हो कि हम इसे बाद में करेंगे, और जब आप दोबारा से एक बार नज़र मारेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि आते हुए भी कोई हिस्सा कहीं छूट तो नहीं रहा। और जहाँ जहाँ लाइनें लगाने की ज़रूरत है, हाईलाइट करने की ज़रूरत है, अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, आप उसे कर पाएंगे। बच्चों, मुझे आशा है कि मैं आपकी काफ़ी शंकाओं का निवारण करने में सफल रही होंगी और आपको मेरे द्वारा समझाए गए ये सूत्र, ये टिप्स समझ आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और यदि फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उसे दूर करने की, क्योंकि यदि आपने अपना परीक्षा प्रश्न पत्र अच्छे से हल किया, अच्छी तरह से उसका प्रस्तुतिकरण किया, मात्राओं की गलतियों का ध्यान रखा और लेख को सुधार लिया, तो कोई कारण ही नहीं बनता कि परीक्षक आपके नंबर काट सके। क्योंकि बच्चों, सिर्फ पास होने की सोच करके नहीं जाना, हमेशा उम्मीद बड़ी ही रखनी है। कहते हैं स्काई इज द लिमिट। हमें उम्मीद हमेशा बड़ी रखनी है। 100% का लक्ष्य निर्धारण करके आप जाइए और अच्छे से अच्छे अंक ले करके आइए। और आप परीक्षा में बैठकर ये कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए कि लास्ट में 2 पंक्तियां बची हैं, मैं नया उत्तर शुरू कर दूं। बिल्कुल नहीं। आप नए पेज से नया उत्तर प्रारंभ कीजिए। वहां आपको अपना दी बेस्ट देना है, अच्छे से अच्छा करना है, ताकि
आपके अंक सर्वोत्तम मिल पाए। तो यदि आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी, समझ आई, तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही अपने सभी मित्रों को यह वीडियो शेयर कीजिएगा। यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।